नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम बात करेंगे आज के द हिंदू एडिटोरियल सेशन की और हमेशा की तरह हम सीखेंगे वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन, ग्रामर, सब कुछ एक ही सेशन में। आइए करते हैं स्टार्ट। माइंडसेट इज एवरीथिंग, बिल्कुल सही बात है। आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया, आपकी मनोवृत्ति, आपका माइंडसेट ही सब कुछ है। तो क्यों ना इसे पॉजिटिव रखा जाए ताकि चीज़ें पॉजिटिव वे में होने लग जाएं। आशीष क्लासेस ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लें क्योंकि अब आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया गया है। काफ़ी दिनों से आपको वेट था इसका। द हिंदू एडिटोरियल की जो वोकैबुलरी है जनवरी से लेकर जून तक 1800 से अधिक वर्ड्स काउंट कर लिए हैं। 1800 से अधिक वर्ड्स वहाँ पे आपको मिलेंगे। किस तरीके से आपको मिलने वाले हैं? वर्ड मिलेगा, उसका पार्ट ऑफ स्पीच मिलेगा, उसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है, हिंदी में मीनिंग क्या है, उसका एग्जाम्पल सेंटेंस क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आप इसको बाई कर सकते हैं। अब ये उपलब्ध है तो जल्दी से जाइए और इसको बाई कर लीजिए। आइए करते हैं स्टार्ट। जस्टिस स्लो बट श्योर आज का एडिटोरियल है। काफ़ी आसान लैंग्वेज में लिखा गया है। जितने भी वर्ड्स आज आप सीखते हैं, मान लीजिए आपने सीखे 10 वर्ड्स, इन 10 वर्ड्स को सही क्रम में लगाकर आप एक कहानी फ्रेम कीजिए। इससे आपको एक तो लिखना आ जाएगा, दूसरा एग्जाम्पल सेंटेंसेस में आप सेंटेंसेस के अंदर वर्ड्स को यूज करना समझ जाएंगे, कैसे यूज किया जाता है। ठीक है। और एक प्रकार से जो आपको समरी लिखने में प्रॉब्लम आती है ना कि हम समरी कैसे लिखें, सेंटेंसेस फ्रेम नहीं होते, वो भी आप सीखेंगे। तो आज आपको ये होमवर्क दिया जा रहा है कि आज आप कमेंट बॉक्स में जितने भी वर्ड सीखते हैं उनसे एक सही सीक्वेंस में, सही ऑर्डर में एक कहानी लिखकर बताएं। और ये चीज़ आप कंटिन्यू करेंगे आगे आने वाले सेशंस में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्टिस स्लो बट श्योर जरूर से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बार बार मैं कहता हूँ शेयर कर दें। मैं इसीलिए कहता हूँ कि जितना ज़्यादा ये पहुँचेगा लोगों के पास, जितना ज़्यादा बेहतरीन तरीके से स्टूडेंट सीखेंगे, उतना ही बेहतर आपके लिए भी और मेरे लिए भी, चैनल के लिए भी। ये चैनल हम सब से मिलकर बनता है। आपका कम से कम एक शेयर तो बनता है। आप शेयर कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आप बता सकते हैं व्यक्तिगत तौर पर अपने फ्रेंड्स को कि इस प्रकार से एडिटोरियल पढ़ा जा सकता है। क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना अगर आपको आ गया तो इंग्लिश का आधा रास्ता आपने तय कर लिया। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर सब कुछ समझ में आ रहा है, अगर आप कंफर्टेबल हैं सेशन देखने में, तो लाइक ज़रूर करके जाइए। बात करते हैं। देखिए, जस्टिस स्लो बट श्योर का मतलब क्या है? जस्टिस का मतलब न्याय है, स्लो धीमा है लेकिन निश्चित है। देखिए, भारत की न्याय प्रक्रिया के बारे में कहा ही जाता है कि ये जब 1985 का केस है, 1985 का केस है, अब जाके 2020 में मुकदमा निपटता है। तो समझ जाइए कितना रिटार्डिनेस आपको देखने को मिलती है, कितना डिले देखने को मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि न्याय भारत में है, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसी तरीके का कुछ आर्टिकल है। आइए स्टार्ट करें। It is not often that policemen involved in shooting people dead and seeking to cover up the incident and as an armed encounter are convicted for murder। तो एक तो चीज आप समझिए कि इन्वॉल्व शब्द का प्रयोग आप दो तरीके से सेंटेंस में करते हैं। ठीक है ना। इन्वॉल्व जो शब्द है इसका प्रयोग हम दो तरीके से करते हैं। कहां कहां पे करते हैं समझिएगा। इन्वॉल्व का प्रयोग आप करते हैं नाउन से पहले। ठीक है। इन्वॉल्व का प्रयोग आप नाउन से पहले करते हैं और इन्वॉल्व का प्रयोग आप नाउन के बाद में करते हैं। अब मैं इसको ग्रामर के रूप में लेकर जाऊं तो मैं ये कहूंगा कि या तो इसका एट्रीब्यूटिव यूज हो सकता है। जब भी आप एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? एट्रीब्यूटिव कहा जाता है। और अगर नाउन के बाद में इसका प्रयोग करेंगे तो क्या कहा जाएगा? तो उसे कहेंगे पोस्टपोज्ड एडजेक्टिव। तो इसे तो बोल दीजिए पोस्टपोज्ड। ठीक है। और इसे कह दीजिए एट्रीब्यूटिव। तो जब ये एट्रीब्यूटिव रूप में आता है इन्वॉल्व, तब इसका मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने शायद इसका शामिल ही पढ़ा हो, इंक्लूडेड ही पढ़ा हो, इनकॉर्पोरेटेड ही पढ़ा हो, एनकम्पास्ड ही पढ़ा हो, लेकिन एट्रीब्यूटिव यूज में इसका मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। जबकि अगर ये नाउन के बाद में आ गया तो इसका मतलब शामिल होता है, अपने साथ में प्रेपोजिशन इन लेता है। तो यही चीज़ देखिए, पुलिसमैन यहाँ पे नाउन है, इन्वॉल्व पोस्टपोज्ड मतलब शामिल है और इसके साथ में इन का प्रयोग है। अब देखिएगा, जो भी आपको रेड कलर में और अंडरलाइंड पार्ट नजर आ रहा है वो सब सब्जेक्ट हैं। तो इट सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। तो इट इज़ नॉट ऑफन, कि अक्सर ऐसा नहीं होता है। ऑफन का मतलब अक्सर, एडवर्ब है कि अक्सर ऐसा नहीं होता है दैट पुलिसमैन इन्वॉल्व्ड इन शूटिंग पीपल डेड, कि पुलिस वाले जो कि लोगों को, शूटिंग पीपल डेड का मतलब गोली मार के हत्या कर देने को बोलते हैं शूट डेड। तो इसका मतलब है कि पुलिस वाले जो शामिल हों लोगों की हत्या कर दिए जाने में, एंड सीकिंग टू कवर अप द इंसिडेंट। सीक का मतलब क्या होता है? सीक काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
जो स्टूडेंट्स काफ़ी लंबे समय से चैनल पर बने हुए हैं, जो बहुत दिनों से एडिटोरियल पढ़ते हैं और खुद से भी पढ़ना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, वो जानते हैं सीक बहुत बार आया है। सीक की सेकंड फॉर्म सोट यूज की जाती है, सीक की थर्ड फॉर्म भी सोट यूज की जाती है। सीक का मतलब चाहना होता है, तलाशना होता है, ठीक है, एक प्रकार से डिमांड करना भी होता है। तो कह रहा है इट इज़ नॉट ऑफन, अक्सर ऐसा देखने में नहीं आता है कि पुलिस वाले जो कि लोगों की हत्या कर दिए जाने में शामिल हों और वो चाह रहे हों टू कवर अप। कवर अप का मतलब एक प्रकार से ढक लेना, कवर का मतलब ढकना ही होता है, तो कंसील करना कह सकते हो या छिपाना कह सकते हो, ठीक है। और चाह रहे हैं कि वो घटना को छिपाएं एज एन आर्म्ड एनकाउंटर, किस रूप में, की तो है हत्या लेकिन छिपाएं किस रूप में, क्या कहा जाए, क्या एक कवर डाल दिया जाए उस पर, यह कहा जाए कि आर्म्ड एनकाउंटर था। आर्म्ड का सशस्त्र को बोलते हैं कि आपके पास गन है, आपने गन से एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर का मतलब मुठभेड़ होता है और एनकाउंटर वर्ड तो एनकाउंटर के रूप में ही पढ़ा जाए, क्यों हम इसको हिंदी में लेकर जाएं, जो समझ में आता है एनकाउंटर का मतलब क्या है। आर कन्विक्टेड फॉर मर्डर, अब ये आर कन्विक्टेड किसके लिए आ रहा है, ये पुलिसमैन के लिए आ रहा है, तो पुलिसमैन उनको कन्विक्ट किया जाए। अब आपने और मैंने किसी ने भी पढ़ा है, कन्विक्ट के साथ में ऑफ लगता है, ठीक है ना, लेकिन यहां फोर है। अब इसका मतलब इसलिए इसने फोर लगा दिया कि कह रहा है कि इनको आरोपी ठहराया जाए, किस चीज के लिए ठहराया जाए, तो मर्डर के लिए, इस सेंस में इसने फोर लगा दिया, वरना ऑफ भी लगा सकते हैं और ऑफ ही आता है कन्विक्ट में भी, और साथ साथ में कन्विक्ट का ऑपोजिट होता है एक्विट, वहां पर भी। बात समझ में आ गई, लेकिन इसने लिया इस रूप में है इसको, अगर मैं कन्विक्ट ऑफ मर्डर कर दूंगा तो वो हत्या के आरोपी हैं, ये कहा जाएगा। अगर फॉर मर्डर कर दूंगा तो इसका मतलब है कि उनको इस चीज के लिए आरोपी ठहराया जाए, तो ठीक है, फोर भी चल सकता है यहां पे। तो यहां तक की बातों में क्या था कि अक्सर ऐसा देखने में आता है, नहीं देखने में आता है, ऐसा अक्सर नहीं होता है कि पुलिस वाले जो लोगों की हत्या करने में शामिल हों और वो चाह रहे हों या कोशिश कर रहे हों कि उस घटनाक्रम को वो तब्दील कर देते हैं, एनकाउंटर में करते हैं, मर्डर या किलिंग होती है लेकिन वो इसको एनकाउंटर का नाम देते हैं, उनको हत्या का दोषी ठहराया जाए, अक्सर ऐसा देखने में नहीं आता है। ये इस केस में देखने में आया। The verdict of the Sessions Court in Mathura sentencing 11 police personnel, including a DSP, to life for murdering Raja Man Singh, the head of the princely state of Bharatpur in Rajasthan, and two of his associates in 1985 is one such rare instance। अब कह रहा है कि एक ऐसी ही दुर्लभ घटना यहाँ पे देखने को मिली। दुर्लभ इसलिए क्योंकि कहा ना कि अक्सर तो ऐसा होता नहीं है, रूटीन में तो ऐसा देखने में आता नहीं है, इसलिए इसको कहा दुर्लभ है। तो देखिए क्या कहना चाहता है, ये कहना चाह रहा है अब कि भाई द वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब न्याय, जजमेंट कह सकते हो, ठीक है, निर्णय कह सकते हो। तो जो निर्णय आया है सेशंस कोर्ट का, है ना, सेशन कोर्ट का मथुरा के अंदर, मथुरा यूपी में मथुरा है, तो वहां पे जो सेशंस कोर्ट है उसका एक निर्णय आया है सेंटेंसिंग 11 पुलिस पर्सनल। ये जो पर्सनल शब्द है इसका मतलब होता है स्टाफ, पर्सनल का मतलब स्टाफ, तो यहाँ पे पुलिस कर्मी पढ़ा जाएगा इसको। एक पर्सनल होता है उसमें एन नहीं आता है, डबल एक एन हट जाएगा और ए आ जाएगा इसमें, उसका मतलब व्यक्तिगत होता है, निजी होता है, तो ये पर्सनल है, इसका मतलब है स्टाफ। तो कह रहा है कि मथुरा के अंदर सेशंस कोर्ट का जो निर्णय आया है जिसमें सजा दी गई है, सेंटेंस जब वर्ब के रूप में आता है तो इसका मतलब पनिशमेंट होता है, ठीक है ना। आप हर एक चीज़ को लिखिए, जरूरी नहीं है कि जो हाईलाइटेड वर्ड हो उसी का ही आप उस स्टोरी में जो भी आपको मैंने होमवर्क दिया उसमें यूज़ करें, आप कहीं से भी सेंटेंस वर्ड उठा सकते हैं, लेकिन आज का एडिटोरियल का होना चाहिए। सेंटेंसिंग का मतलब सज़ा देना है, पनिश करना है। तो कह रहा है कि उनको सज़ा दी गई 11 पुलिस वालों को, जिसमें एक डीएसपी भी शामिल है। एक बात समझिएगा, डीएसपी के स्थान पर अगर केवल एसपी होता तो यहाँ पे ए नहीं आता, एनएसपी आता। ये सारा खेल साउंड का है। डीएसपी में जो आप साउंड देखोगे तो ये हिंदी वाउल के अनुसार नहीं है, हिंदी कंसोनेंट साउंड के अनुसार है, इस कारण से ए है। अगर डी हटा देंगे और एसपी होता तो ये हिंदी वाउल के अनुसार होता तो फिर एन लगाना पड़ता, एनएसपी होता। तो उसमें शामिल कौन कौन है 11 पुलिस वालों में, तो एक तो डीएसपी शामिल है। और कह रहा है कि भी सेंटेंसिंग क्यों की गई, कारण क्या था, क्यों सजा दी गई। सजा दी गई लाइफ फॉर टू लाइफ। अब टू लाइफ का मतलब यहाँ पे जुड़ा हुआ है इससे, ये सजा कौन सी है, ये उम्र कैद की सजा है, सेंटेंसिंग टू लाइफ। तो सेंटेंस के बाद में टू लगा के आप जोड़ देते हैं कि सजा कितने समय की है, किस चीज की सजा है। तो यहाँ पे सजा है उम्र कैद दी गई है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है। किसके लिए दिया गया है, फॉर मर्डरिंग। फॉर प्रेपोजिशन है तो आईएनजी लगता है वर्ब के बाद में। किसके लिए दी गई है, राजा मान सिंह का मर्डर करने के लिए, कि इन्होंने मर्डर कर दिया राजा मान सिंह का, इसलिए दी गई सजा। अब राजा मान सिंह कौन है, द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ भरतपुर राजस्थान। ये हेड हैं, मुखिया हैं। किसके मुखिया हैं,
प्रिंसली स्टेट ऑफ भरतपुर, राजस्थान में भरतपुर है, और प्रिंसली स्टेट का मतलब रियासत कह सकते हो, ठीक है। तो इस रियासत के हेड थे, इनकी हत्या कर दी थी। एंड 2 ऑफ हिज एसोसिएट्स, और साथ में इस राजा के साथ साथ में 2 उनके सहयोगी थे। एसोसिएट्स का सहयोगी होता है ना। तो इन सहयोगियों की हत्या कर दी थी। कब की घटना है? 1985 की। तो वर्ष का नाम जब आता है तो उससे पहले इन लगाते हैं। अब ये इज देखो कहां पे है, ये इस वर्डिक्ट के लिए है। ये जो निर्णय आया है ये मतलब ऐसा ही एक दुर्लभ सा उदाहरण है। रेयर का मतलब दुर्लभ होता है, इंस्टेंस का मतलब उदाहरण होता है, सच का मतलब ऐसा होता है। तो ये एक ऐसा ही एक दुर्लभ उदाहरण है। बात समझ में आई आपको? तो इस पूरे स्लाइड में आपको 3 तो मिले सब्जेक्ट, एक इट मिला, इसकी वर्ब इज देखी हमने, एक पुलिसमैन मिला, इसकी वर्ब हमने आर देखी, एक द वर्डिक्ट मिला, इसकी वर्ब इज देखी, ठीक है। इसके बाद में हमने समझा यहाँ पे क्या कि सीक की तीनों फॉर्म्स हमने देखी। सीक का मतलब चाहना, तलाशना, मांगना, कोशिश करना, ये सारे होते हैं। हमने देखा कि इन्वॉल्व जो पहले आएगा तो क्या काम करता है, बाद में आएगा तो क्या काम करता है। तो यहाँ से मैं रिपीट करूँ थोड़ा सा आपको कि द वर्डिक्ट से कि तो कह रहा है कि ऐसा ही एक दुर्लभ इंस्टेंस देखने में आया है। एक एग्जाम्पल सामने आया है कि मथुरा के सेशंस कोर्ट ने 11 पुलिस वालों को सजा सुनाई है, उसमें एक डीएसपी भी शामिल है। सजा सुनाई है, उम्र कैद सुना दी है। और किसके लिए? क्योंकि इन्होंने राजा मानसिंह और उनके 2 सहयोगियों की हत्या कर दी है। राजा मानसिंह का परिचय दिया गया है कि ये राजस्थान की भरतपुर रियासत के हेड थे, ठीक है। इससे आगे हम चर्चा करते हैं। आगे कहना चाहता है कि वाइल वेलकमिंग, ये वाला कंसेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि वाइल के ठीक बाद में जब वर्ब लगती है तो क्या लगता है? आईएनजी लगता है। तो आप देख सकते हैं वेलकमिंग है। तो while welcoming this rare blow for accountability and justice, it is inevitable that one must lament the tardiness of the criminal justice system। यहां तक का एक सेंटेंस हुआ। आप जब खुद भी पढ़ें अखबार को तो ऐसे ही पढ़ें, फुल स्टॉप तक का एक पैराग्राफ लेके उस पर सोचें, उसको समझें। यही सबसे बेहतरीन तरीका है। ऐसा नहीं कि पूरा पेज पढ़ डाला आपने फिर जाके आप उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। while welcoming का मतलब स्वागत करते हुए। दिस रेयर ब्लो, दिस मतलब यह है, रेयर का मतलब दुर्लभ, ब्लो का मतलब वैसे तो हमला, आक्रमण, ये सब होता है। अब यहाँ पे आप ब्लो का मतलब ये कह सकते हो कि ये जो एक उदाहरण सामने आया है ना दुर्लभ सा, किसके लिए? फॉर अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदेही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी है, ठीक है। एंड जस्टिस, जस्टिस का मतलब न्याय। याद रखिएगा कि जस्टिस से पहले चीफ जुड़ जाए, चीफ जस्टिस, और उसका प्लूरल आ जाए आपके एग्जाम में, है ना। कहीं हो सकता है कि कॉमन एरर में चीफ जस्टिस का प्लूरल आपसे पूछ लिया जाए, तो क्या करेंगे आप? चीफ जस्टिसेज करेंगे। याद रखिएगा, न्याय को बोलते हैं और चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश को बोलते हैं। तो कह रहा है कि इस चीज का स्वागत करते हुए, स्वागत किस चीज का? कि ये दुर्लभ सा जो एग्जाम्पल सामने आया है अकाउंटेबिलिटी का, जवाबदेही का और न्याय का, कि कोर्ट ने यहाँ पे जिम्मेदारी निभाई है अपनी, कि चाहे निर्णय आया हो, कितने साल हो गए? 35 साल हो गए, 35 ईयर्स के बाद में निर्णय आया हो, लेकिन आया जरूर है, न्याय जरूर मिला है, ठीक है। तो ये जो निश्चित करते हुए, इस चीज़ का स्वागत करते हुए, फिर कह रहा है कि इट इज़ इनएविटेबल, ये अपरिहार्य है। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है? इनएविटेबल का मतलब होता है कि ये, इसको आप टाल नहीं सकते हो, आप इससे बच नहीं सकते हो। दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, इसे कहा जाता है इनएविटेबल। तो ये इनएविटेबल है दैट वन मस्ट लैमेंट द टार्डीनेस। वन जो है वो आ रहा है किसी भी व्यक्ति के लिए इनडेफिनेट प्रोनाउन के रूप में आ रहा है। मस्ट लैमेंट, मस्ट एक ऐसा मॉडल है जो आपको बताएगा कि जरूरी है, कंपलसरी है, बाध्यता है, ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। तो लैमेंट का मतलब क्या होता है देखिएगा, बीमोन, बीवेल, मॉर्न और रिग्रेट, शोक मनाना, दुख करना, विलाप करना, उसको बोलते हैं लैमेंट। टार्डीनेस का मतलब धीमापन होता है, आलस्य होता है, शिथिलता होती है। तो देखिए डिले, रिटार्डेशन एंड डायलेट्रीनेस, ये सब टार्डीनेस के सिनोनिम्स हैं। तो कह रहा है कि ये तो अपरिहार्य है कि भाई ये तो होगा ही निश्चित रूप से, इससे तो बच ही नहीं सकते आप कि कोई भी व्यक्ति जो है वो निश्चित रूप से यहाँ विलाप करेगा, शोक करेगा कि कितना धीमा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इंडिया में। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, अपराधियों को न्याय दिलाने वाला सिस्टम काफ़ी धीमा है। समझ में आया? तो यहाँ तक क्या बताया इसने, मैं रिपीट कर देता हूँ कि ठीक है, एक बात तो आप यहाँ पे स्वागत करो इस चीज़ का, तो स्वागत तो कर सकते हैं कि ये एक रेयर सा एग्जाम्पल देखने को मिला है। यहाँ पे कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, न्याय देने का काम किया है। लेकिन एक बात समझिए कि ये तो आप इससे तो नहीं बच सकते ना कि व्यक्ति जरूर से यहाँ पे शोक संतप्त होगा, जरूर से यहाँ पे सोचेगा कि भाई कितना धीमा सिस्टम है, 35 साल लग जाते हैं निर्णय आने में। ये जरूर यहाँ पे धीमापन देखने को मिला। Even accounting for the usual or expected delay in prosecuting police personnel, the 35 years that it took for the case to complete the trial stage is further evidence that
दैट जस्टिस मूव्स इन स्लो मोशन इन दिस कंट्री। इवन का मतलब भी होता है, याद रखिएगा, इवन हर एक शब्द अपना एक कहें कि बहुत ही अपने इंपॉर्टेंस दर्शाएगा। इसकी इंपॉर्टेंस है, बता दूंगा कैसे। इवन अकाउंटिंग फॉर द यूजुअल, अब अकाउंटिंग फॉर का मतलब क्या है? अकाउंट फॉर का मतलब कारण होना होता है, अकाउंट फॉर का मतलब कंसीडर करना भी होता है, ठीक है। आप जब डिक्शनरी में सर्च करेंगे दोनों तीनों मीनिंग इसके मिलेंगे अकाउंट फॉर के। एक होता है किसी चीज़ का एक भाग बनाना, जैसे मान लीजिए कोई धनराशि है और उसमें कोई एक पार्ट है, वो उस पार्ट को बनाता है तो उसको अकाउंट फॉर यूज़ करते हैं। तो इवन अकाउंटिंग फॉर द यूजुअल और एक्सपेक्टेड डिले। अब देखिएगा, यूजुअल का मतलब सामान्य है, एडजेक्टिव है, एक्सपेक्टेड ये हो गया कि जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था, जैसा आपको लग रहा था। डिले यहाँ पे नाउन है, तो यूजुअल और एक्सपेक्टेड दोनों ही एडजेक्टिव हैं। तो जो सामान्य या फिर जितना भी अपेक्षित देरी है किस चीज में? प्रोसिक्यूटिंग पुलिस पर्सनल। प्रोसिक्यूटिंग का मतलब मुकदमा चलाना है। मुकदमा किस पे चलाना है? पुलिस वालों पर। पुलिस पर्सनल का मतलब पुलिस वालों पर, पुलिस कर्मियों पर। इन प्रेपोजिशन है तो आईएनजी लगना ही था। तो कह रहा है कि इसको कंसीडर भी किया जाए कि ठीक है, सामान्य और अपेक्षित सी देरी है कि इतना समय तो लगता ही होगा, कि जब बात ही अभियुक्त यहाँ पे मतलब आरोपी कौन? आरोपी यहाँ पे पुलिस वाले हैं, जो रक्षक है वही भक्षक है। अगर इस स्थिति में आप इनको यहाँ पे इन पे अभियोग चलाओगे, केस करोगे, तो ये सामान्य सी देरी जो मान लो कि अपेक्षित सी देरी मान लो, तो इसमें भी समझिएगा इवन आ रहा है, तो मैंने कहा था इसकी इंपॉर्टेंस है। तो इसमें भी द 35 ईयर्स दैट इट टुक, जो 35 साल, द 35 ईयर्स दै क्यों लगाया है? क्योंकि हमें पता है कि 1985 से 2020 तक इसने काउंट किया है, इसलिए जो 35 साल हैं दैट इट टुक, जो इसने लिए हैं फॉर द केस टू कंप्लीट, केस को कंप्लीट करने के लिए। द ट्रायल स्टेज इज फर्दर एविडेंस, तो कह रहा है जो मुकदमे वाली स्टेज है, ट्रायल स्टेज है, इज फर्दर एविडेंस, वो एक और सबूत है। फर्दर का मतलब होता है आगे, एक होता है फार्दर, उसका मतलब होता है दूर। तो ये एक और एविडेंस है। एविडेंस के बारे में मैंने क्या बताया है जरा बताइएगा। आप कमेंट तो कर ही रहे होंगे, बताना मुझे एविडेंस का मतलब क्या है। एविडेंस का मतलब मैंने एक बताता हूं मैं एक खास बात कि एविडेंस का प्लूरल नहीं बनता है, इसमें एस और एस नहीं जुड़ता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ये एक आगे सबूत है दैट जस्टिस मूव्स इन स्लो मोशन, की न्याय जो है वो धीमी गति से चलता है इन दिस कंट्री, इस देश में। मेरी बात समझ में आई आपको? मैं रिपीट कर देता हूं। यहां से यहां तक की बात क्या है कि ठीक है, आप ये भी मान लो, अगर ये भी कंसीडर करते हो आप कि ये सामान्य और अपेक्षित सी देरी है, क्योंकि पुलिस कर्मियों को यहाँ पे सजा देने की बात थी, उन पर मुकदमा चलाने की बात थी, तो उसमें भी 35 साल लगा रहे हो आप। तो 35 साल जो इसने ले लिए हैं केस ने कंप्लीट होने में। ट्रायल स्टेज का मतलब मुकदमा चल रहा था, सुनवाई चल रही थी, ये स्टेज ट्रायल स्टेज कहलाती है। ये एक और सबूत है कि भारत में बड़ा धीमा न्याय मिलता है, समझ गए? यहाँ पे बहुत देरी से न्याय मिलता है, ये एक और सबूत सामने आया है। तो इस स्लाइड में आपने क्या सीखा? लेमेंट और टार्डीनेस का सिनोनिम सीखा। और क्या सीखा? और सब्जेक्ट और वर्ब हमने निकाल ही लिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए। देयर आर सेवरल लॉन्ग डिलेड ट्रायल्स दैट स्पेंड जनरेशंस। देयर आर सेवरल लॉन्ग डिलेड ट्रायल्स। तो कह रहा है कि अब देखो आर आ रहा है, आपको पता है किसको देख के आ रहा है? सेवरल लॉन्ग डिलेड ट्रायल्स को देख कर आ रहा है, क्योंकि देयर से स्टार्ट होने पर व्हाट डू? वी हैव टू फॉलो इन्वर्जन, मींस वी हैव टू पुट द वर्ब बिफोर द गिवन सब्जेक्ट, दैट इज व्हाई वी हैव पुट आर बिफोर सेवरल लॉन्ग डिलेड ट्रायल्स। ट्रायल्स मुकदमा है, सेवरल के साथ में प्लूरल नाउन आती है, पता ही है आपको। तो कह रहा है कि अनेकों जो लंबे अवधि के या काफ़ी देरी करने वाले जो मुकदमे चलते हैं, काफ़ी सारे ऐसे मामले हैं, ठीक है। स्पैन का मतलब क्या है? स्पैन अगर नाउन के रूप में आता है तो अवधि होता है। अब इसने बना दिया वर्ब, तो अवधि है तो मतलब समय ले लिया है इतना, ये मान लीजिए। तो कह रहा है कि देयर आर सेवरल लॉन्ग डिलेड ट्रायल्स, ऐसे बहुत सारे, ऐसे अनेकों लॉन्ग डिलेड ट्रायल्स हैं, ऐसे मुकदमे हैं जिसमें काफ़ी लंबे समय तक सुनवाई चली है। दैट स्पेंड जनरेशन, जिन्होंने, अब ये ट्रायल्स के लिए दैट आ रहा है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, कनेक्ट करेगा अपने पहले वाले शब्द को। वो ट्रायल जिसने क्या किया है? स्पेंड जनरेशन, जिसने की पीढ़ियां लगा दी हैं, जिसने निर्णय आने में पीढ़ियां लगा दी हैं। जनरेशंस का मतलब पीढ़ी होती है, समझ गए? तो देयर आर सेवरल लॉन्ग डिलेड ट्रायल्स, ऐसे अनेकों लंबे चलने वाले, काफी देरी से चलने वाले मुकदमे हैं जिन्होंने पीढ़ियां गुजार दी हैं। द ट्रायल ऑफ द मैन हु असैसिनेटेड रेलवे मिनिस्टर एलन मिश्रा इन जनवरी 1975 एंडेड इन कन्विक्शन इन 2014। अ गुड 39 ईयर्स लेटर एक एग्जाम्पल देके समझाया है। देखो एग्जाम्पल से ये चीज समझ में आती है। आप लेखक की बात को क्यों स्वीकार कर ले? तो लेखक ने कहा भी मेरा एग्जाम्पल देख लो। द ट्रायल ऑफ द मैन,
ट्रायल का मतलब मुकदमा, मेन मतलब ये MAN जो मैन होता है उसका प्लूरल है मेन, तो बहुत सारे आदमी हैं। हु असैसिनेटेड, ये वो आदमी है जिन्होंने असैसिनेट किया। असैसिनेट का मतलब राजनीतिक कारणों से हत्या करना होता है। इसकी स्पेलिंग आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो याद ऐसे करेंगे, एस है गधा जिसको बोलते हैं, फिर एक और इसके पीछे एस है, एक और गधा है, फिर आई है, फिर नेशन है, फिर पूरा देश है। इस तरह से इसकी स्पेलिंग याद करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग हो सकती है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चाहे आप कितना भी इसको मतलब अच्छे से याद करना है आपको, चाहे कैसे भी इसको लेके जाए, क्या फर्क पड़ता है। तो एस प्लस आई प्लस नेशन, गधा उसके पीछे एक और गधा, फिर मैं, अपने लिए आप खुद कहेंगे मैं, फिर नेशन, तो ये एस आई और नेशन ये मिलकर बनते हैं राजनीतिक कारणों से हत्या। और यहाँ पे वर्ब है, इसका राजनीतिक कारणों से हत्या कर देना। तो क्या कहना चाह रहा है, जो मुकदमा चला उन व्यक्तियों का जिन्होंने एलन मिश्रा को मार डाला। एलन मिश्रा कौन थे, रेलवे मिनिस्टर थे। कब की बात है, जनवरी 1975 की बात है। ये खत्म कब हुआ, एंडेड इन, ये खत्म हुआ। कन्विक्शन का मतलब इन पर आरोप लगा, कन्विक्शन कन्विक्ट से बना है और ये नाउन है, तो इन पर आरोप लगा, 2014 में सिद्ध हुआ। तो 1975 की घटना 2014 में रिजल्ट आ रहा है, तो कह रहा है गुड 39 ईयर्स लेटर, तो बहुत लंबी अवधि के बाद 39 ईयर्स लेटर। लेटर का मतलब बाद में होता है, LATER समय के लिए आता है। इसका ऑपोजिट जो बनता है वो अर्लियर बनता है। दोनों का संबंध किस बात से है, दोनों का संबंध टाइम से है, समय के लिए आते हैं, ठीक है। और लेट की डिग्री कंपैरेटिव है LATE की। LATE की कंपैरेटिव लेटर LATTER भी होती है। अच्छा, इसका सुपरलेटिव क्या होगा, तो लेटेस्ट होगा LATEST। और LATTER का सुपरलेटिव क्या होगा, तो वो लास्ट होगा। याद रखिएगा, वो सीक्वेंस के लिए आता है, ये टाइम के लिए आता है। गुड का प्रयोग क्यों कर दिया इसने, तो गुड इसलिए लगा दिया, ये बताना चाहता है कि बहुत लंबी अवधि है। अगर आपको लार्ज पीरियड ऑफ टाइम बताना हो तो वहां पे गुड का प्रयोग कर सकते हैं, ये एक अलग प्रयोग है गुड का, ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि एक इसने बताया कि इन आदमियों ने जिन्होंने 1975 में रेलवे मंत्री को मार डाला था, उनका मुकदमा कब खत्म हुआ, 2014 में, 39 सालों के बाद। आगे देखो, द हाशिमपुरा केस इन विच नियरली 40 मुस्लिम्स वर मैसेकर्ड इन 1987 एंडेड विद एन on mass acquittal in 2015, but the Delhi High Court restored some faith in the judicial process by slapping lifelong prison terms on 16 men 3 years later. द हाशिमपुरा केस, अब एक और बताया इसने कि हाशिमपुरा नाम का एक केस था। अब ये द क्यों लगा रहा है, क्योंकि निश्चित कर रहा है उस केस को, ये एक क्या कह रहे हो, स्पेसिफाई कर रहा है। तो कह रहा है कि जो हाशिमपुरा केस था, जिसके अंदर नियरली का मतलब अप्रोक्सीमेटली है, अबाउट है, जिसमें लगभग 40 मुस्लिम्स को मैसेकर किया गया। मैसेकर का मतलब क्या होता है, नरसंहार करने को बोलते हैं, कार्नेज कह सकते हो, स्लॉटर कह सकते हो। तो जिनकी हत्या कर दी गई 40 मुसलमानों की, 1987 की बात है। एंडेड विद, अब ये जो केस है, देखो यहां से यहां तक की बात तो इसका परिचय था। अगर आप सब्जेक्ट देखेंगे तो ये वाला है, इसकी वर्ब देखोगे तो ये वाली है, ठीक है। तो हाशिमपुरा केस एंड कैसे हुआ, विद एन ऑन मैस, इसको क्या पढ़ते हैं, ऑन मैस। ऑन मैस का मतलब क्या है, नीचे देख लीजिए, ऑल टुगेदर, एज ए होल, एज ए ग्रुप, सामूहिक रूप से। इसका अंत ऐसे हुआ कि सामूहिक रूप से एक्विटल, एक्विटल का मतलब छोड़ दिया, एक्विटल मतलब दोष मुक्त कर दिया, एक्विटल के मतलब एब्सोल्यूशन होता है, एक्सोनरेशन होता है, एक्सकल्पेशन होता है। तो कह रहा है कि हाशिमपुरा केस में, जिसमें लगभग 40 मुसलमानों का हत्या कर दी गई थी, 1987 की बात है, ये केस किस प्रकार से एंड हुआ, ये केस इस प्रकार से एंड हुआ कि 2015 में, 2015 के अंदर इनको सामूहिक रूप से दोष मुक्त दे दिया गया। भाई वहां कन्विक्शन हुआ, यहां एक्विटल हुआ, एक्विटल कन्विक्शन का ऑपोजिट है, ठीक है। इसके बाद देखिए, बट द दिल्ली हाई कोर्ट रीस्टोर्ड सम फेथ, लेकिन कह रहा है कि ठीक है, इनको सजा मुक्त कर दिया गया, तो ये तो अन्याय था, क्योंकि अगर मुसलमानों की हत्या यहाँ पे की है, इंसानों की हत्या यहाँ पे हुई है, तो फिर कैसे दोष मुक्त कर सकते हो। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इसलिए कहा, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ विश्वास वापस लौटाया। रीस्टोर का मतलब पुनः बहाल करना, कि यहाँ से विश्वास उठ गया कानून व्यवस्था से कि कैसे आप हत्यारों को छोड़ सकते हो। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ यहाँ पे विश्वास को फिर से रिस्टोर किया इन द जुडिशियल प्रोसेस, जो विश्वास खो गया था न्यायिक प्रक्रिया में। जुडिशियल प्रोसेस का मतलब न्यायिक प्रक्रिया में, उस विश्वास को फिर से बहाल किया। और कैसे किया वो बताया, बाई लगा के। स्लैप का थप्पड़ लगाना होता है, तो एक प्रकार तमाचा ही है ये। बाय स्लैपिंग लाइफ लॉन्ग प्रिजन टर्म्स ऑन 16 men 3 years लेटर, 3 सालों के बाद 16 व्यक्तियों पर, जो उनमें शामिल थे, 16 व्यक्तियों पर क्या किया गया, लाइफ लॉन्ग प्रिजन टर्म्स लगा दी गई। इनको एक तमाचा था ये कि 16 सालों का, एक कह सकते हो 16 आदमियों को 3 साल के बाद में इनको क्या दे दिया गया, लाइफ टर्म इंप्रिजनमेंट दे दिया गया, आजीवन कारावास देकर। ये बाई प्रेपोजिशन है इसलिए ING लग रहा है। लाइफ लॉन्ग का मतलब उम्र कैद, ये इंप्रिजनमेंट ही कह सकते हो, प्रिजन का जेल होती है। टर्म्स का मतलब सजा से है, ठीक है। ऑन 16 men 16 व्यक्तियों पर लगाया गया ये, है ना। और 3 years लेटर,
3 सालों के बाद। 3 साल बाद कौन सा, कि भाई इसमें ये 2015 में और 2018 में दे दिया गया, कह सकते हो इसे। तो यहाँ पे क्या सीखा, ऑन मैस क्या होता है, एक्विटल क्या होता है, कन्विक्शन का अपोजिट है एक्विटल, ध्यान रखिएगा। बाकी सब्जेक्ट और वर्ब हमने निकाला, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वाइल कन्विक्शंस इन द हेनस, इसको हेनस एंड हीनस दोनों प्रोनाउंसिएशन है। Crimes ought to be welcomed regardless of the long delay. Those administering criminal law will have to explain how far finding old and infirm people guilty after letting them enjoy decades of impunity really serves the cause of justice. While convictions, while आ रखा है, इसका मतलब आप एक चीज को इंतजार कर सकते हैं इस चीज का कि यहां पे कुछ ना कुछ ऐसा आएगा जो एक बिल्कुल ऑपोजिट होगा, विरोधाभास दर्शाएगा। तो देखिए यहां से यहां तक की बात पढ़ोगे तो कह रहा है कि वाइल कन्विक्शंस इन हेनस क्राइम, हेनस या हीनस का मतलब जघन्य होता है, सीरियस कह सकते हो, कि गंभीर अपराधों में, जघन्य अपराधों में जो आरोपण है, दोषारोपण है, ought to be welcomed, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। ought to आ रहा है मतलब चाहिए के सेंस में, जो शुड का काम है वैसा ही काम होता है, लेकिन जनरली इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट हम ऐसे करते हैं कि जब मोरल ड्यूटी बताते हो तो ought to का प्रयोग करते हैं। अब ये बी वेलकम्ड है तो पैसिव वही से, क्योंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव होता है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। रिगार्डलेस ऑफ का मतलब डेस्पाइट है, रिगार्डलेस ऑफ का मतलब क्या है, इररेस्पेक्टिव ऑफ, डेस्पाइट, इस चीज के बावजूद, इस चीज प्रभावित नहीं करती है ये चीज लॉन्ग डिले, कि लंबी देरी हुई हो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर जघन्य अपराधों के अंदर दोषारोपण होता है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। तो एक तरफ तो लेखक कह रहा है ये बात कि यद्यपि, मैं इसको यद्यपि पढ़ूंगा क्योंकि ये विरोधाभासी सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, कंजंक्शन की भूमिका है वाइल की। तो यद्यपि जघन्य अपराधों में अगर दोषारोपण होता है तो इस बात का स्वागत किया जाना चाहिए। फिर भी, अब मैं फिर भी पढ़ूंगा क्योंकि विरोधाभासी सेंटेंस है। दोज एडमिनिस्ट्रिंग क्रिमिनल लॉ, वो लोग जो कि इन चीजों की निगरानी करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं मतलब इन चीजों को यही संभालते हैं। क्रिमिनल लॉ मतलब आपराधिक कानून, विल हैव टू एक्सप्लेन मतलब जो इनके कर्ता धर्ता है ना, जो क्रिमिनल लॉ को हैंडल करते हैं, जो इनको एडमिनिस्टर करते हैं, इनके देख रेख में प्रशासन चलता है, तो इन लोगों को ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये विल हैव टू एक्सप्लेन वाले वाक्य बना के बताना भैया, 2-4 वाक्य। विल हैव टू का मतलब है करना पड़ेगा, जैसे आई शैल हैव टू टीच अ न्यू टॉपिक टुडे ओनली, मुझे आज ही नया टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो टू योर अंकल्स हाउस, तुम्हें अपने अंकल के घर जाना पड़ेगा। वन विल हैव टू earn money if he or she wants to, if one wants to lead his or her life or one's life successfully, जैसा भी आपने लगाया प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग देख लेना। तो will have to, shall have to का मतलब क्या होता है, करना पड़ेगा। under compulsion if you are to do something it means you will have to use will have to, shall have to as per the given subject. so those administering criminal law will have to explain, तो वो लोग जो कि क्रिमिनल लॉ को एडमिनिस्टर करते हैं उनको समझाना पड़ेगा कि how far finding old and infirm people, infirm का मतलब क्या है, इनफर्म फर्म का ऑपोजिट है। इनफर्म क्या है, फर्म का ऑपोजिट है। फर्म का मतलब दृढ़ होता है तो इनफर्म का मतलब कमजोर होता है। तो इनफर्म के सिनोनिम क्या कर सकते हो, एनफीबल्ड कर सकते हो। इसके अलावा क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप डिक्रैपिट कर सकते हो। इसके अतिरिक्त हम इसको डिबिलिटेटेड कर सकते हैं, डिबिलिटेटेड, ठीक है। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है, और इसके लिए आप फ्रेल कर सकते हो, शारीरिक दृष्टिकोण से कमज़ोर कह दीजिए, ठीक है। तो ये सब सिनोनिम्स होंगे, लिख लीजिएगा इसको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो कह रहा है कि ठीक है देरी हो गई है, लेकिन देरी से मतलब नहीं है। अगर आपने जघन्य या सीरियस क्राइम्स के अंदर कन्विक्शन कर दिया है तो ये ज़्यादा बेहतर है, स्वागत करना चाहिए इस बात का। लेकिन आगे कह रहा है कि वो लोग जो कि क्रिमिनल लॉ को एडमिनिस्टर करते हैं उनको समझाना पड़ेगा कि कब तक या कितना दूर, हाउ फार कितना दूर, फाइंडिंग ओल्ड एंड इनफर्म पीपल गिल्टी, कि कोई बूढ़ा हो गया भाई, किसी ने अपराध किया, उस समय युवा था, लेकिन जब ये कन्विक्शन इसका साबित हुआ, जब दोषारोपण हुआ तो बूढ़ा हो चला तो अशक्त हो गया, इनफर्म हो गया। तो कहाँ तक, फाइंडिंग मतलब पाना, अब ये जेरेंड का काम करेगा। ओल्ड एंड इनफर्म पीपल, बूढ़े और अशक्त लोगों को पाना क्या, गिल्टी, दोषी। आफ्टर लेटिंग देम एंजॉय, लेट का मतलब एक प्रकार से कोई भी काम करने देना, जैसे आई लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने देता हूं, इस प्रकार का मीनिंग देता है। ही डजंट लेट मी स्टडी, वो मुझे पढ़ने नहीं देता है, तो वैसा ही लेटिंग है, और आफ्टर आ रहा है इस कारण से आईएनजी है। तो कह रहा है कि कैसे, आफ्टर लेटिंग देम एंजॉय डिकेड्स ऑफ इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी का मतलब दोष मुक्ति होती है, देख सकते हैं, फ्रीडम होता है, एग्जेम्पशन होता है, एमनेस्टी होता है, इम्यूनिटी होता है, मतलब दोष से मुक्ति, दोष सजा ना देना, एक प्रकार सजा मुक्ति कह सकते हो। तो इस चीज के बाद कि आपने दशकों, 10 साल 20 साल डिकेड्स लगा दिए और उसको सजा मुक्ति में जीने दिया, एंजॉय करने दिया लाइफ को,
तो ये बात कहाँ तक उचित है, कहाँ तक ये सर्व करती है द कोज ऑफ जस्टिस, जो एक न्याय मिलना चाहिए और न्याय दिलाने का जो उद्देश्य है, कहाँ तक ये पूरा करता है। सर्व का मतलब यहाँ पे फुलफिल करना है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ तक तो ठीक है कि आपने जघन्य अपराध में साबित कर दिया दोष, ये तो स्वागत योग्य है, लेकिन जो लोग क्रिमिनल लॉ को एडमिनिस्टर करते हैं उनको ये समझाना पड़ेगा कि कहाँ तक ये जायज़ है कि आप बूढ़े और अशक्त लोगों को दोषी पाते हो, और वो भी तब जब दशकों 10 साल 20 साल 30 साल उन्होंने सज़ा मुक्ति में बिताए हैं, कोई सज़ा मिली नहीं, आराम से जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो ये कहाँ तक आपके जो न्याय का जो कोज है उसको सर्व करता है, कहाँ तक ये जायज़ है कि आप न्याय दिलाना चाहते हैं इस बात को। फॉर्चुनेटली एडवर्ब है, द डिले डिड नॉट अफेक्ट द आउटकम इन दिस केस। सौभाग्य से जो देरी हुई है उसने इस केस के परिणाम को प्रभावित नहीं किया, है ना। डिड नॉट आएगा तो ये आपको पता है कई बार फ्लो में गलती हो जाती है, डिड में हम सेकंड फॉर्म लगा बैठते हैं। कई बार अगर आप स्पीच सुनते हैं तब भी नेता लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी लगा देते हैं, गलती हो जाती है फ्लो में। लेकिन ग्रामर ये कहती है कि डिड के साथ में V0 लगाइए, बेस फॉर्म लगाइए, तो अफेक्ट का प्रयोग है, ठीक है। और डिड नॉट अफेक्ट का मतलब है ऐसा नहीं किया। आप इसके भी वाक्य बना सकते हैं, आई डिड नॉट गो, ही डिड नॉट कम, शी डिड नॉट थिंक, दे डिड नॉट सर्व, कैसे भी कर दीजिए। डिड नॉट का मतलब ऐसा हो जाएगा कि आप जब एक्शन वर्ब लगाएंगे तो V0 आएगा और इसका मतलब होगा ऐसा नहीं किया। तो कह रहा है कि सौभाग्य की बात है, ये फॉर्चुनेट है कि जो देरी हुई है, डिले 35 ईयर डिले है, ये 35 ईयर्स की डिले है। इट मीन्स यहाँ पे निश्चित हो गया डिले कौन सी है, तो दे लग गया। तो इस डिले ने इस केस के परिणाम को, आउटकम का रिजल्ट है, आउटकम का रिपरकशन है, आउटकम का कोरोलरी है, आउटकम का अपशॉट है, जितने भी सिनोनिम्स आप देख सकते हो कोशिश कीजिएगा और सिनोनिम निकालने की इसके, तो ये परिणाम है, ठीक है। तो कह रहा है कि देरी ने इस केस के परिणाम को प्रभावित नहीं किया। अफेक्ट जो वर्ब होती है, इफेक्ट नाउन होती है, हालांकि इफेक्ट वर्ब भी होती है, लेकिन इफेक्ट जब प्रभाव के अर्थ में आएगी तो नाउन ही होती है। अगर वर्ब के रूप में आएगी तो कोई चीज़ घटित होने का कारण बन जाना होती है। अफेक्ट के साथ में प्रेपोजिशन नहीं लगता है। इफेक्ट जब नाउन के रूप में होती है तो ऑन लगता है, थोड़ा ध्यान रखना। बट इट डज नॉट मीन देयर इज नो ट्रूथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है देयर इज नो ट्रूथ की कोई सच्चाई नहीं है। अब ये आ गया आपका इन्वर्जन वाला कॉन्सेप्ट, नो ट्रूथ को देखकर इज लग रहा है, तो इस बात में कोई सच्चाई नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सच्चाई नहीं है। इन द ओल्ड एक्सियम, एक्सियम का मतलब होता है कहावत, कि पुरानी एक कहावत है ना। एक्सियम के सिनोनिम डिक्टम, प्रिंसिपल, मैक्सिम, प्रोवर्ब, अडेज, ये कहावत है कि पुरानी कहावत है, उसमें सच्चाई नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है क्या, द डिले अमाउंट्स टू डिनाइल ऑफ जस्टिस। पुरानी कहावत ये है कि अगर देरी होती है, अमाउंट्स टू का मतलब है वो इक्वल है, तो देरी बराबर है किस चीज़ के, कि आप जस्टिस नहीं दे रहे हो, ठीक है। किसी को न्याय नहीं मिलना, अगर देरी है केस में तो बराबर माना जाएगा कि न्याय नहीं मिला है। ये पुरानी कहावत है, तो ये गलत नहीं है। तो कह रहा है कि ठीक है, ये तो सौभाग्य की बात है कि इस केस में देरी नहीं हुई है, या इस केस में जो देरी हुई है उसने इस केस के परिणाम को प्रभावित नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कोई सच्चाई नहीं है पुरानी कहावत में, जिसमें कहा गया है कि अगर देरी होती है तो उसको ये माना जाएगा डिनाइल ऑफ जस्टिस है, कि जस्टिस आपने दिया ही नहीं है। आ जाइए आगे। The election time murder of Raja Man Singh at Deeg on February 21, 1985 was initially sought to be passed off as an encounter। तो देखो यहाँ अब कहानी है कि कैसे इनका मर्डर हुआ, उसकी पूरा चित्रण लेखक ने किया। तो इलेक्शन टाइम मर्डर, चुनाव के समय में की गई हत्या, किसकी, राजा मान सिंह की। कहाँ पर, डीग में। कब की बात है, 21 फरवरी 1985 की बात है। was initially sought to be passed, तो इस हत्या को वॉज इनिशियल शुरुआत में, वॉज सॉट मतलब इसको माना गया है ना, या इसको इस प्रकार से लिया गया। टू बी पास्ड ऑफ, पास ऑफ का मतलब है कि एक प्रकार से आपने अलग तरीके से विश्वास दिलाया, अलग तरीके से इसको प्रस्तुत किया, जबकि ऐसा था नहीं। इसको ऐसा माना गया था कि एनकाउंटर है, ऐसा विश्वास दिलाया गया कि एनकाउंटर है। तो इलेक्शन टाइम का मर्डर था, इस व्यक्ति का मर्डर था, इस स्थान पे था, इस डेट को था, इसको शुरुआत में ऐसा माना गया कि ये एनकाउंटर था, ठीक है। पास ऑफ का मतलब बता दिया मैंने कि एक प्रकार से अलग तरीके से दर्शाना कोई चीज़ को, जबकि ये मर्डर था, एनकाउंटर नहीं था। द प्रीवियस डे, तो कह रहा है पिछले दिन, पिछला दिन मतलब 21 तारीख की बात, 20 तारीख पे आ जाओ। द टिट्युलर हेड, टिट्युलर का मतलब होता है नाम मात्र का, ठीक है, नॉमिनल। टिट्युलर का सिनोनिम क्या कर सकते हो, नॉमिनल, नाम मात्र का। तो कह रहा है नाम मात्र का जो हेड था, मुखिया था, अ 7 टाइम इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर, और 7 बार निर्दलीय। इंडिपेंडेंट का राजनीति में मतलब होता है निर्दलीय, किसी पार्टी संबंध नहीं है, पार्टी बाउंड नहीं है। 7 बार निर्दलीय विधायक रह चुके थे ये। आप विधायक कह सकते हैं, सांसद भी कह सकते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटर का मतलब ये होता है। तो 7 बार ये निर्दलीय विधायक रह चुके थे, राजा मान सिंह की बात कर रहा है। नाम मात्र का हेड था,
तो पिछले दिन क्या हुआ, हैड अपेरेंटली फेल्ट इंसल्टेड। अपेरेंटली का मतलब ऑब्वियसली, अपेरेंटली का मतलब देखने पर स्पष्ट लग रहा था, क्लियरली कह सकते हो, ऑब्वियसली कह सकते हो, ठीक है। और मतलब ये देखने पर साफ साफ लग रहा था कि उनको अपमानित महसूस हुआ, फेल्ट इंसल्टेड, उन्होंने अपमानित महसूस किया। ऑन हियरिंग, जब इनको सुनने में आया, ये सुनकर, क्या सुनकर, दैट इज फैमिली फ्लैग हैड बीन डैमेज्ड, कि उनके पारिवारिक झंडे को, चूंकि राजा का परिवार था, परिवार का भी एक झंडा था, ठीक है, तो पारिवारिक फ्लैग को हैड बीन डैमेज किया गया था कांग्रेस सपोर्टर्स के, तो कांग्रेस समर्थकों के द्वारा। बात समझ में आई। तो देखिएगा 20 तारीख की घटना है। अब बताया थोड़ा सा कि ये कौन थे, ये एक नाम मात्र के हेड थे, 7 बार के ये विधायक या सांसद रह चुके थे। और ऐसा देखने पे लगा, अपेरेंटली ये साफ साफ दिख रहा था कि वो इन्होंने इंसल्टेड महसूस किया, अपमानित महसूस किया जब उनको ये बात बताई गई, जब ये सुनने में आया कि उनके परिवार के फ्लैग को हैड बीन डैमेज्ड, पैसिव वॉइस हो गया है, डैमेज कर दिया गया था कांग्रेस सपोर्टर्स के द्वारा। अब ये जाएंगे बदला लेने उनसे। तो देखिए, इन अ फिट ऑफ रेज, फिट ऑफ रेज का मतलब होता है गुस्से में। ये काफ़ी एक कहें एक ऐसी फ्रेज है जो काफ़ी बार यूज की जाती है, आप भी इसको यूज करके देखिएगा। इन अ फिट ऑफ रेज का मतलब होता है गुस्से में। गुस्से में क्या किया, ही ड्रॉव हिज जीप, जीप लेकर निकल पड़े। इनटू द स्टेज पुट अप फॉर देन चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस चीफ मिनिस्टर शिवचरण माथुर रैली। शिवचरण माथुर की रैली हो रही थी, जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, और इस रैली में एक स्टेज उनके लिए तैयार किया गया था। पुटअप का मतलब यहाँ पे टेम्परेरी एक स्टेज बनाया गया था, उस स्टेज में जीप लाके टक्कर मार दी उन्होंने, है ना, रैम कर दिया एकदम से, कह सकते हो टक्कर मारना। तो कह रहा है कि गुस्से में उन्होंने जीप चढ़ा दी उस स्टेज पर, जो स्टेज बनाया गया था मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के लिए। और आगे उन्होंने क्या किया, वेंट ऑन टू का मतलब इन्होंने जारी रखा अपना काम, गुस्सा यहीं पर शांत नहीं हुआ। इन्होंने क्या किया, डैमेज हेलीकॉप्टर, इन्होंने हेलीकॉप्टर भी डैमेज किया। वो हेलीकॉप्टर जो कि चीफ मिनिस्टर के द्वारा यूज किया गया था, उस हेलीकॉप्टर को भी डैमेज कर दिया। इतना गुस्सा इनको आ गया। अगले दिन देखो, अब बारी है चीफ मिनिस्टर साहब की, इन्होंने क्या स्टेप लिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एज द राजा वॉज ऑन हिज वे टू सरेंडर, जब राजा सरेंडर के मतलब वॉज ऑन हिज वे टू सरेंडर, वॉज ऑन हिज वे। अब एक तो याद रखना कि ऑन द वे होता है, इन द वे नहीं होता है। ये तो आपको एक टेम्पलेट मिल जाएगी मोबाइल के अंदर भी, कि कोई मैसेज आता है और आप कहना चाहते हैं कि ऑन द वे हूँ, बाद में बात करूंगा, तो वहाँ पे आता है ऑन द वे, कॉल यू लेटर। तो द नेक्स्ट डे, अगले दिन, राजा जो थे वो रास्ते में जा रहे थे सरेंडर करने के लिए, आत्मसमर्पण करने के लिए जा रहे थे कि ठीक है मैंने कर दिया, अब मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, गलती हो गई, सजा दे दो, देनी जो। तो उस समय ही जीप वो सराउंडेड, उसमें क्या हुआ, उस रास्ते में उनकी जीप को सराउंड किया गया, घेर लिया गया। ये पैसिव वॉइस हो गया, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म। बाय ए पार्टी लेड बाय द डीएसपी, एक पार्टी के द्वारा, एक समूह के द्वारा। वो समूह का नेतृत्व कौन कर रहा था, डीएसपी, जिनको आया था ना शुरुआत में सजा मिली है 11 पुलिस वालों में, एक डीएसपी भी, वो डीएसपी साहब यही हैं। डीएसपी के नेतृत्व में एक पार्टी के द्वारा सराउंड कर लिया गया उनकी जीप को, एंड अदर्स। तो डीएसपी भी थे और अन्य लोग भी थे। आगे देखो क्या हुआ, आगे इसमें यह हुआ, आई विटनेसेस सेड, जो वहां के प्रत्यक्षदर्शी थे, चश्मदीद गवाह थे, उन्होंने कहा, दे फायर्ड, दे कौन है, डीएसपी उनके साथी, उन्होंने गोलियां चलाई एट द व्हीकल्स ऑक्यूपेंट्स, व्हीकल्स ऑक्यूपेंट्स मतलब जो व्हीकल में बैठे थे, जो गाड़ी में बैठे थे, जो गाड़ी, जो जीप सराउंड की गई थी, उस गाड़ी में कौन कौन थे, ऑक्यूपेंट्स थे, उन पर फायरिंग की गई। और फायरिंग करते हुए क्या कर दिया, मार दिया मान सिंह को और उनके 2 एसोसिएट्स थे, एल्डरली, वृद्ध कह सकते हो, उनके 2 बड़े वरिष्ठ कह सकते हो, सहयोगी थे, उनको मार दिया, तीनों की हत्या कर दी। लेटर, इसके बाद ये समय के लिए आ रहा है, द टॉप पुलिस ऑफिशियल्स एडमिटेड, जो टॉप पुलिस अधिकारी हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने स्वीकारा, एडमिट किया, क्या एडमिट किया, द फॉर्मर रूलर, ये राजा मान सिंह के लिए कि भूतपूर्व शासक जो थे वो आर्म्ड नहीं थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था, ये बात मान ली इन्होंने। तो बाद में टॉप पुलिस ऑफिशियल ने एडमिट किया था कि जो फॉर्मर रूलर थे राजा मान सिंह थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था, वो आर्म्ड नहीं थे। द देन प्राइम मिनिस्टर, तो फिर क्या हुआ कि तत्कालीन प्रधानमंत्री, मतलब उस समय के प्रधानमंत्री जो थे, कौन थे, राजीव गांधी, उन्होंने चीफ मिनिस्टर माथुर से कहा कि भैया तुमने बहुत कुछ कर लिया, अब स्टेप डाउन हो जाओ। स्टेप डाउन का मतलब है इस्तीफा दे दो, पद छोड़ दो। तो रिजाइन करना, क्विट करना, एब्डिकेट करना, लीव करना, पद छोड़ना, इस्तीफा देना, ये सब मतलब स्टेप डाउन के होते हैं। तो उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उनसे कहा कि भाई साहब आप इस्तीफा दे दो, उसी में भलाई है। इसके बाद देखो, द इन्वेस्टिगेशन वॉज ट्रांसफर टू द, ट्रांसफर में टू लगता है, याद रखना, ये जो जांच पड़ताल है उसको ट्रांसफर किया गया सीबीआई को, फुल फॉर्म दे रखी है सीबीआई की, है ना, सीबीआई को जांच सौंप दी गई। लेटर, बाद में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट शिफ्टेड द ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे को शिफ्ट कर दिया कहां पे, यूपी के मथुरा में। जो मथुरा ने तो दिया निर्णय, यूपी वाले केस, मतलब ये सेशन कोर्ट ने तो दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने केस कर दिया वहां पे कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम देख लो इसको। इट मे नॉट बी नोन, शायद ये जाना नहीं गया हो,
मे बी नॉन मतलब ये ज्ञात नहीं हो सकता, मे पॉसिबिलिटी बताता है। तो हो सकता है कि इस बारे में जानकारी ना हो कि कांग्रेस लीडर्स ने कंस्पायर किया हो, षड्यंत्र रचने को बोलते हैं कंस्पायर, प्लॉट कह सकते हो, ठीक है, कि कांग्रेस के नेताओं ने षड्यंत्र रचा हो पुलिस के साथ मिलकर। पता नहीं है इस बारे में, लेकिन ये जो इंसिडेंट है, ये घटना है, ये दय लग रहा है क्योंकि पता लग गया घटना कौन सी है। रिमेन्स अ ब्लॉट, ब्लॉट का मतलब होता है स्मज, स्पॉट, स्कार, ठीक है, कलंक कह सकते हो। क्या कह सकते हैं? कलंक। तो ये एक प्रकार से कलंक है किस पे? पार्टी के रिकॉर्ड पर, कांग्रेस पार्टी के रिकॉर्ड पर। किस दशक में? 1980 के दशक में, ठीक है, 1980 के दशक में पार्टी के रिकॉर्ड पर अभी भी ये धब्बा बना हुआ है, ये कलंक लग गया है। चाहे ये बात सिद्ध ना हुई हो या बात नहीं जानी गई हो कि कांग्रेस के नेताओं ने षड्यंत्र रचा था पुलिस वालों के साथ मिलकर, ये बात नहीं पता लगी हो, लेकिन ये कलंक लग गया कांग्रेस पार्टी पर। आ जाइए आगे बात करते हैं रिवीजन की। तो ब्लॉट का कलंक होता है, अभी अभी देखा हमने, तो स्मज से जोड़ दीजिए 1 नंबर ए से। 2 नंबर को देखो, एक्सियम है, एक्सियम का डिक्टम, सिद्धांत या क्या कह सकते हो, कहावत, तो डी। स्टेप डाउन का इस्तीफा देना, रिजाइन, तो ई। फिर हम बात करें नंबर 4 पे है लेमेंट, लेमेंट का विलाप करना है, तो बीमोन, बी। और कंस्पायर का षड्यंत्र रचना है, तो सी। ये आपके आंसर आएंगे, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं पैसों की कमी के कारण उसका व्यापार मुश्किल में फंस गया। काफ़ी सारी ईडियम्स यहाँ भी देखने को मिलेंगी आपको। पैसों की कमी के कारण, एक तो चीज़ समझो कि कमी को वांट भी बोलते हैं। जब वांट नाउन के रूप में आता है तो वो कमी काट देता है, तो के कारण फॉर वांट ऑफ मनी, फॉर का मतलब क्योंकि भी होता है, ध्यान रखना। तो पैसों की कमी के कारण, तो फॉर वांट ऑफ मनी, ये हिज है भाई, उसका व्यापार, हिज बिजनेस, ठीक है, इज नहीं है, हिज है। उनका बिजनेस जो है मुश्किल में फंस गया। मुश्किल में फंसने को गेट इनटू हॉट वाटर, एक नई फ्रेज यूज की गई है। गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब मुश्किल में फंस जाना, तो फंस गया, चूंकि सेकंड फॉर्म आएगी, पास्ट है, तो इसलिए यहाँ पे गोट इनटू हॉट वाटर आ जाएगा। तो फॉर वांट ऑफ मनी, पैसों की कमी के कारण उनका व्यापार मुश्किल में फंस गया। अगला देखिएगा, पुलिस को नाजायज शराब के व्यापार की भनक लग गई थी। भनक लग गई थी, देखो कैसे वाक्य है ये। अब यहाँ पे इसका मतलब है गोट विंड, भनक लग गई थी, तो देखो कोई भी काम यहां तक होता तो सेकंड फॉर्म, ये दोनों जुड़ गए, ये सेकंड फॉर्म है। अगर यहां गई थी, ये दोनों जोड़ोगे तो फिर हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी आपको, पास्ट परफेक्ट लगाना पड़ेगा। तो पुलिस को, द पुलिस हैड गोट विंड, हेड के साथ थर्ड फॉर्म लग गई। गेट गोट, गोट ही होता है, गोटन पास्ट पार्टिसिपल रूप होता है। जब एडजेक्टिव की जरूरत पड़ती है ना आपको, तो फिर गोटन लगा सकते हो आप। अगर वर्ब को एडजेक्टिव बनाने की जरूरत पड़े तो गोटन लगा सकते हो, थर्ड फॉर्म वरना गेट गोट गोट चलाइए। गेट विंड का मतलब होता है भनक लग जाना। तो पुलिस हैड गोट विंड, किस चीज की? अवैध शराब की, अवैध शराब के व्यापार की। नाजायज का मतलब अवैध ही हो गया, तो इलिसिट हो गया। इलिसिट में से अगर आप ये हटा दोगे आई और एल, तो लिसिट बचेगा, तो वो कानूनी हो जाएगा, वैध हो जाएगा। तो पुलिस को भनक लग गई, द पुलिस हैड गोट विंड, किसकी? अवैध शराब के बिजनेस की। तो इलिसिट लीकर बिजनेस, शराब को लीकर कहा गया है। फिर देखिएगा, उसके अजीब व्यवहार ने मुझे सताया, तो उसका अजीब व्यवहार, हिज ऑड बिहेवियर, सताया सेकंड फॉर्म आएगी। तो गॉट ऑन माई नर्व्स, ये आपका एक और देखो यहाँ पे फ्रेज है, गेट ऑन वंस नर्व्स का मतलब है सताना, परेशान करना। तो हिज ऑड बिहेवियर गॉट ऑन माई नर्व्स, मुझे सताया तो माई लग गया, उसे सताया तो हिज या हर लग जाता, उन्हें तो देयर लग जाता। इसके बाद बात करें प्रेपोजिशन, यू आर डिवॉइड, डिवॉइड के साथ में ऑफ लगता है। डिवॉइड ऑफ का मतलब होता है वंचित होना, रहित होना, वो खाली होना उस चीज से, तो तुम्हारे में कॉमन सेंस नहीं है। दूसरा है ही एक्टेड इन कन्फॉर्मिटी विद द रूल्स, कन्फॉर्मिटी में विद लगेगा, इसका मतलब है रूल्स का पालन करना। कन्फॉर्म के साथ में विद लगता है तो कन्फॉर्म से कन्फॉर्मिटी बनता है कि उसने पालन किया, रूल्स का पालन करते हुए काम किया। और शी इज प्रोफिशिएंट इन, प्रोफिशिएंट में इन लगेगा, कुशल होना, दक्ष होना, किस में? डोमेस्टिक चौरस में। चौरस का मतलब है कामकाज, तो घरेलू कामकाज के अंदर वो प्रवीण थी, वो दक्ष थी, दक्ष है, इज लगा रखा है। तो ये आपके आंसर्स होंगे प्रेपोजिशन के। तो ये था आज का एडिटोरियल, आप जरूर से इसे शेयर कर देंगे, कर भी दिया होगा, और लाइक जरूर करके जाएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। मिलेंगे कल शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।